गुड इवनिंग। मुझे लगता है अभी कोई जुड़ा नहीं है। आप लोग जुड़ो और मुझे इन्फॉर्म भी करो कि आप जुड़ गए। दो बच्चे जुड़ गए हैं। कौन है? तमन्ना, पुष्पा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू, वेलकम। आज कुछ बच्चों की बहुत विशेष डिमांड थी। आप इसी पर मुझे ये भी देखकर बताना कि आपको दिखाई दे रहा है ना और आपको सुन रहा है ना। समझ का तो बाद में पूछूंगी जब कंप्लीट होगा। तो आज हम आपका जो दूसरा पेपर है, थर्ड ईयर में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर तो होता है आपका थिंकर्स का। किसका होता है? थिंकर, विचारक। और थर्ड ईयर में जो विचारक आते हैं वो कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। कौन से विचारक होते हैं? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चिमी राजनीतिक विचारक। और पश्चिमी राजनीतिक विचारक को भी मैंने शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लेटो। और प्लेटो का न्याय का सिद्धांत मैंने पूरा कर दिया। आप लोग अभी जुड़ नहीं पाए थे, तो इसके बाद जो शुरू करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे जुड़े। ये आपका दूसरा पेपर है। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। डेफिनेटली ये पेपर भी आपका टफ है, मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप पूरी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत नहीं होते हो, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जब तक आपको इनका सबका ज्ञान नहीं होगा तो आप इस पेपर में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज हम आपका ये जो पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, और उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि उससे पहले कि आप ये समझो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है, यदि अपने घर में अपन 5 लोग रहते हैं, मैं हर बात को, हर विषय को, हर टॉपिक को बहुत ऐसे उदाहरणों से समझाने की कोशिश करती हूँ जो अपने से जुड़े हुए हैं, तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने घर में अपन 5 लोग रहते हैं, सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, सबकी आवश्यकताएं समान नहीं होती। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? किसी न किसी को
ये अथॉरिटी, ये शक्ति देते हैं कि उसकी बात सब मानेंगे, उसकी बात सब मानेंगे। उससे क्या होता है कि घर में एक अनुशासन बना रहता है, घर में एक अनुशासन बना रहता है और संतुलन बना रहता है। तो इसी तरीके से आज का जो विश्व है बहुत विशाल है, अनेकों राष्ट्र हैं और हर राष्ट्र इंडिपेंडेंट है। हर राष्ट्र क्या है? इंडिपेंडेंट। तो वो अपने हिसाब से अपनी नीति निर्धारण करना चाहता है। विश्व समुदाय, अब आप इस बात को सोचकर देखो कि विश्व को नियंत्रित रखना भारत अपने हिसाब से सोचता है, पाकिस्तान अपने हिसाब से सोचता है। 1994 से पहले विश्व में 2 महान शक्तियां थी, यूएसए, यूएसएसआर। ये 2 महान शक्तियां थी। कब? 1994 से पहले। विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। कुछ राष्ट्र अमेरिका की तरफ थे, कुछ राष्ट्र सोवियत संघ के पक्ष में थे। 1994 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो अब जो सोवियत संघ है वो केवल एक, उनका जो एक स्टेट था रशिया, रूस जिसको हम कहते हैं, अब केवल वो ही बचा है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अब विश्व में 2 शक्तियां हैं। अब तो मैं ये भी कहूँगी कि भारत भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बहुत विनाश हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें मानवता का भी विनाश हुआ। मनुष्यों का नरसंहार तो हुआ, राष्ट्रों की सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे चली गई। हिरोशिमा नागासाकी का नाम आपने सुन रखा है। जापान उस त्रासदी को कभी नहीं भूलता। तो इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद राष्ट्रों ने ये निर्धारित किया कि भाई यदि ऐसे विश्व युद्ध होंगे तो एक दिन सभी राष्ट्र समाप्त हो जाएंगे। यदि इसी प्रकार से विश्व युद्ध होंगे तो क्या होगा? सभी राष्ट्र समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सभी ने अपने आम सहमति से एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहा जो संगठन सभी को अनुशासित रख सके और जिस संगठन के आदेश की सलाह की पालना करने के लिए सभी लगभग बाध्य हों। निर्धारित तो यही किया गया था कि उस संगठन के आदेशों का पालन सब लोग करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक इन समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।
इन सब के लिए किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? तो ये कहा जाता है कि मैंने आपको बताया कि विश्व अनेकों संकटों से गुजर रहा था। विश्व अनेकों संकटों से गुजर रहा था और सब ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इन समस्याओं का समाधान हो और युद्ध पर विराम लग सके। 12 जून 1914 को 9 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन की सेंट जेम्स महल में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और जिसमें शांति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई। ब्रिटेन में कुछ लोग मिले, कुछ राष्ट्र मिले और उन्होंने ये कहा कि भाई शांति की स्थापना होनी चाहिए और उस शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। कब से? 24 अक्टूबर 1945। आप इसी पर ही मुझे थोड़ा ये बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है? हल्का सा निशान करके बता दो। 24 अक्टूबर 1945 हम सेकेंड वर्ल्ड वार से मुक्त हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत विनाश हुआ। जितना विकास हमने किया था वो सब विकास समाप्त हो गया। तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर ये निश्चित किया कि हमें किसी ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिए जिस संगठन के आदेश का पालन समस्त राष्ट्रों को करना पड़े और जो संगठन दुनिया में, विश्व में शांति की स्थापना कर सके। तो यूएनओ की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना विधिवत रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ऐसे तो भाई विश्व बहुत बड़ा है और समस्याओं का भी एक समस्या नहीं है। यदि हम व्यक्तिगत रूप से भी देखते हैं तो व्यक्ति के साथ एक समस्या थोड़ी होती है, हजारों समस्या होती हैं। फिर वहाँ तो बात किसकी आ जाती है? समूचे विश्व की। तो विश्व तो एक इतना बड़ा मानव समुदाय है जहाँ अनेकों 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 हजारों समस्याएं हैं। तो समस्त समस्याओं से तो यूएनओ डील नहीं कर सकता था। तो इसलिए खास खास उद्देश्य यूएनओ के क्या थे? एक बच्चे ने लिख रखा है कि सुनाई दे रहा है मैम, दिखाई नहीं दे रहा। अब बेटा ये मैंने तो ऊपर भी लाइट लगा दी, साइड में भी लाइट लगा दी, तो अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपकी तरफ से नेटवर्क कम है या क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन सुनाई दे रहा है। तो इसी आपको बहुत इससे भी मतलब फ़ायदा होगा। कल थोड़ा लाइट और चेंज करेंगे, इधर की जगह इधर लगा के देख लेंगे। सुनाई दे रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। सुनो, ध्यान से सुनो। तो क्या क्या उद्देश्य थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के? क्या क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहला उद्देश्य था
सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम करना और आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था, ये आज भी शांति, आज भी हम देखते हैं तो आज भी ये समस्या है, आज भी युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, यूक्रेन समाप्त हो गया, किसी के रोकने से नहीं रोका रशिया। ऐसे ही युद्ध अभी भी हैं, अभी भी चल रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं। मानव सभ्यता का संहार हो जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य यूएनओ का क्या था कि भाई किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना, और जो भी आक्रामक शक्तियां हैं, जो क्या हैं आक्रामक शक्तियां हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार से क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। दूसरा उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय विचारों का या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण रूप से समाधान करना। विवाद, एक अकेला व्यक्ति होता है तो विवाद नहीं होगा, लेकिन 10 लोग एक साथ रहेंगे किसी घर में, या 5 लोग एक साथ रहेंगे किसी घर में, तो विवाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी तरीके से जब अनेकों राष्ट्र हैं और सबका अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी का हित किसी में है, किसी का हित किसी में है, तो विवाद तो होंगे। तो इसलिए यूएनओ को ये कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करोगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं आप उनका क्या करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करोगे। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना। राष्ट्र अपना निर्णय स्वयं ले सके, राष्ट्र क्या कर सकें, यहां एक बात मैं आपसे कहती हूं, यदि आपके निर्णय मैं लूं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मेरे निर्णय मैं लूं तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मेरे निर्णय आप लो तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र अपने निर्णय ले सके, स्वयं ले सके, उसको ऐसे माहौल को बढ़ाना कि प्रत्येक राष्ट्र किसी के दबाव में नहीं जिए, अपने निर्णय स्वयं ले सके। दूसरी बात, उपनिवेशवाद। किसी भी तरीके से जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेता है, इस गतिविधि को क्या करना? प्रतिबंधित। उपनिवेशवाद को क्या करना? कम करना, समाप्त करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में सम्मिलित था। आप देखो कि एक समय था जब मैं ये कहूँ कि 50-60% विश्व के जो छोटे छोटे देश थे वो सब किसके अधीन थे? ब्रिटेन के अधीन थे। भारत भी ब्रिटेन के अधीन था। तो क्या जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो जीवन क्या बहुत अच्छा था क्या? नहीं। तो हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने संघर्ष किया
और भारत को आज़ादी प्रदान करवाई। आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा से जीते हैं, हम गुलाम नहीं है। तो इसलिए युवाओं को ये कहा गया कि आप ये प्रयास करोगे कि उपनिवेशवाद का क्या हो, अंत हो। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी संस्कृति बहुत रिच है। मैं ये कहती हूँ कि भारत की यदि संस्कृति की बात की जाए तो भारत अपनी संस्कृति में बहुत रिच है। इसके अतिरिक्त अमेरिका है, एक समृद्ध राष्ट्र है। जो यूरोपियन राष्ट्र हैं वो बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप्ड हैं। जापान बहुत डेवलप्ड है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो यदि एक दूसरे से हम उनका सबका आदान प्रदान करते हैं तो हर राष्ट्र को वो लाभ मिल सकता है। तो इसलिए यूएनओ में ये भी डिसाइड किया गया कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इन क्षेत्रों में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। और साथ में ही इस बात पर भी बल दिया गया कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या थी, जिसमें भारत बहुत अग्रणी है, समस्या के समाधान में बहुत अग्रणी है, क्या? निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का यूज़ कम किया जाए। आपको पता है आज ऐसे ऐसे शस्त्र हैं दुनिया के देशों के पास कि कहीं से भी बैठकर किसी भी राष्ट्र को समाप्त किया जा सकता है। तो भारत तो उनमें अग्रणी है जो ये चाहता है कि ऐसे शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाए। निशस्त्रीकरण पर भारत ने बहुत बल दिया। तो यूएनओ को इस बात के लिए भी बढ़ावा दिया गया कि शस्त्रों का प्रयोग कम हो। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों को इस बात के लिए तैयार करे, बाधित करे, बाध्य करे कि भाई शस्त्रों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या थे? सिद्धांत जैसे व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं वो उसी हिसाब से, उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। और इसी प्रकार से एक राष्ट्र जिस विचारधारा को अपनाकर चलता है वो उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल सिद्धांत हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत है कि छोटे बड़े सब राष्ट्र उनमें समानता और संप्रभुता के सिद्धांत को माना जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि भारत एक विशाल राष्ट्र राज्य है। भारत एक विशाल राष्ट्र राज्य है, लेकिन हमारे बगल में ही है बांग्लादेश। ये कैसा राष्ट्र है? बहुत छोटा सा राष्ट्र है। पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? बांग्लादेश। इसी तरीके से श्रीलंका है, पाकिस्तान है,
भूटान है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत छोटे 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 बहुत अनेकों राष्ट्र हैं जो बहुत छोटे हैं। लेकिन यूएनओ में इस बात पर बल दिया गया कि चाहे राष्ट्र छोटा हो और चाहे राष्ट्र बड़ा हो, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाएगा और सबसे समानता का व्यवहार किया जाएगा। फिर ये था कि इसके सभी सदस्य इसके अंतर्गत जो भी दायित्व सौंपे गए हैं उनका पालन ईमानदारी से करेंगे। ये नहीं है कि हमने यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण तो कर लिया और हम उसके सदस्य भी बन गए, लेकिन हमें जो दायित्व सौंपा गया है हम उसका पालन नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। ये अपेक्षा की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो भी राष्ट्र हैं वो सब उसके मूल सिद्धांतों का, उसके आदेशों का अक्षरश पालन करने का प्रयास करेंगे। सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि विवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि विवाद ना हो, विवाद तो होंगे। जब एक परिवार में ही विवाद होते हैं तो फिर इतना बड़ा विश्व समुदाय है तो विवाद तो होंगे। लेकिन एक तो ये तरीका होता है कि विवाद का समाधान हम विवाद बढ़ा के करें, विवाद को और उलझा दें, एक तो ये तरीका है। एक तरीका यह है कि हम दूसरे देश में जाके बम ब्लास्ट करें विवाद का समाधान करने के लिए, नरसंहार करें, युद्ध करें, ये भी दूसरा तरीका है। या तो हम मिट जाएं या वो मिट जाए, दोनों में से एक तो मिटेगा। तीसरा तरीका है, वो क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से हम विवाद का समाधान करें। इसके सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा गया है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे, तो उनसे ये उम्मीद भी की जाती है, ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो इन नियमों का पालन करेंगे। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने एक समय में भारत में बहुत आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, क्योंकि ये तो जगजाहिर बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी घटनाओं को बहुत ज़्यादा उजागर, बहुत ज़्यादा किया और बहुत नरसंहार किया, अशांति उत्पन्न की। तो ऐसे देश की यूएनओ में क्या कहा गया कि ऐसे देश की सहायता कोई भी नहीं करेगा। जो देश दूसरे देश में अशांति उत्पन्न करता है, दूसरे देश को परेशान करता है, तो ऐसे देश की सहायता कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सिद्धांत की अपील करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या कहा गया कि जो सदस्य, जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य नहीं है, तो उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करें। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश की घरेलू समस्याओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज भारत की कोई समस्या है, हमारी अंदर की समस्या, घरेलू समस्या, हमारे राष्ट्र की समस्या है, तो यूएनओ उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि भारत ना चाहे। हम यूएनओ से मदद की अपेक्षा ना करें। यदि हम मदद की निवेदन करते हैं तो यूएनओ हमारी मदद कर सकता है। जैसे आपको पता है, जब प्राकृतिक आपदा विपदा आती हैं तो यूएनओ भी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो भी प्रत्येक देश की सहायता करता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र हैं या किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किन राष्ट्रों ने प्राप्त कर रखी है, इसका क्या प्रावधान है। तो ये है कि कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं, हाँ, ये मत बताओ कि मैं कौन हूँ, आप इतना भी लिख देते हो कि मैं ये हूँ, आप जो भी हो मेरे लिए प्रिय हो। बिकॉज़ मुझे विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं और फिर बेटियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए यू ऑल आर वेलकम हियर। हाँ, तो कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इसके क्या हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ सदस्य कैसे हैं, प्रारंभिक कुछ सदस्य कैसे हैं, प्रारंभिक, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1942, इस डेट को भी आप याद रखना। तो ये कहा जाता है कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी राज्यों के लिए खुली है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। जो राष्ट्र शांति में, सौहार्द में, निशस्त्रीकरण में, समन्वय में विश्वास करते हैं, वो यूएनओ के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यदि कोई राष्ट्र ये कहता है कि मैं तो बम ब्लास्ट करना चाहता हूं और मैं पूरे समूचे विश्व में अशांति उत्पन्न करना चाहता हूं, तो ऐसे राष्ट्र को सदस्य नहीं बनाया जाता। आपने देखा है कि जो भी राष्ट्र यदि इस तरह के काम करता है जिससे विश्व समुदाय में अशांति उत्पन्न हो, तो उनकी यूएनओ की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि
जो यूएनओ का चार्टर है, तो उसके आर्टिकल 4 के अनुसार नए सदस्य बनाने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? सबसे पहले कि वो शांति प्रिय राज्य हो। भाई, हमने यूएनओ का गठन क्यों किया? हमने यूएनओ का गठन इसलिए किया कि हर राष्ट्र शांति से जी सके। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1914 से लगातार हम पूरा विश्व जो था वो युद्ध की विभीषिका को झेलता रहा। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई समाधान निकालना बहुत आवश्यक था जिससे कि समूचा विश्व शांति से रह सके, सुरक्षित रह सके। और उसका उपाय यही था कि सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर बैठकर ये तय करें कि भाई एक संगठन का ऐसा निर्माण किया जाए जिस संगठन की ये उत्तरदायित्व होगा कि वो शांति को स्थापित करे और सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करें। तो कौन कौन ऐसे राष्ट्र हैं जो यूएनओ के सदस्य बन सकते हैं? तो उसकी पहली कंडीशन है कि वो शांति प्रिय राज्य हो। जो भी राष्ट्र यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो शांति प्रिय राज्य हो, चार्टर के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को वो पूरा करता है। उनका जो अपना घोषणा पत्र है उसमें जो कुछ भी लिखा गया है समूचे विश्व समुदाय के लिए, तो उसमें जो लिखा गया है वो उनको पूरा करता है। संघ के निर्णय के अनुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो। जो कर्तव्य सभी राष्ट्रों के हैं, जो कर्तव्य सभी राष्ट्रों के हैं, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र उन कर्तव्यों को पूरा करता हो। संघ के निर्णयों के अनुसार कर्तव्यों को पूरा करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद और महासभा। तो ये कहा जाता है कि यदि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि वो महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों की स्वीकृति से उसको सदस्यता प्रदान की जा सकती है। जो सबसे बड़ा है उनकी महासभा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल असेंबली। तो महासभा का 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। महासभा में जितने भी सदस्य हैं उनकी कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो उस सदस्य राष्ट्र को प्राप्त हो कि हाँ, इसको यूएनओ का सदस्य बनाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से 5 स्थायी सदस्य और कुल 9 सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। तो किसी भी राष्ट्र को यूएनओ का सदस्य बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में यूएनओ के सदस्य जहां कोई विवाद नहीं है, उनकी सदस्य संख्या क्या है? 193।
कुछ और भी हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? 193। अब हम ये देखते हैं कि यदि कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की पॉलिसीज को मानता नहीं है, अशांति करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसे काम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को समाप्त करते हैं, तो ऐसे सदस्य को यूएनओ की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। सदस्यों का निष्कासन कैसे होता है? तो चार्टर के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर या लगातार यूएनओ की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है तो इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए। यदि 9 राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, यदि 9 राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उसमें से 5 स्थायी सदस्य यदि ये कह देते हैं कि इसकी सदस्यता को समाप्त किया जाए, तो उस राष्ट्र की सदस्यता को निलंबित कर दिया जाता है तथा महासभा का 2/3 बहुमत भी इस निर्णय में आवश्यक है। जो जनरल असेंबली है, जो सबसे बड़ी सभा है यूएनओ की, तो उसके भी 2/3 सदस्य इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, अमुक राष्ट्र की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, तो ऐसा होता है। अब ये है कि सदस्यता छोड़ना, एक तो ये है कि सदस्यता ग्रहण करना, और एक ये है कि सदस्यता प्राप्त करना, और एक है कि सदस्यता को छोड़ना। तो छोड़ने के संबंध में कोई व्यवस्था यूएनओ के चार्टर में नहीं की गई, क्योंकि सभी राष्ट्र जो यूएनओ के सदस्य हैं वो सभी संप्रभु हैं, और वो जब चाहें तब यूएनओ की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इन दोनों बातों में अंतर है, एक तो स्वयं छोड़ना और एक निलंबित किया जाना, इन दोनों बातों में अंतर है। तो यदि कोई राष्ट्र स्वेच्छा से यही कहता है कि मुझे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं बनना, तो उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, तो वो यूएनओ की सदस्यता को छोड़ सकता है। यूएनओ के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसकी भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसकी पहली बैठक 1952 बना कब था? विधिवत 1942, और जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी जब कार्यालय बन गया था। उस कार्यालय में जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1952। अब हम देखते हैं कि यूएनओ में जब काम होता है, भाई जितनी भी आपके अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उन पर यूएनओ में विचार विमर्श होता है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहा जाता है सामान्यतः यूएनओ में अंग्रेजी और रशियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है।
और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग होता है यूएनओ में वो क्या है? इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। प्रत्येक राष्ट्र को इसका ज्ञान होना चाहिए। साथ में उन्होंने रशियन लैंग्वेज को भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त चीनी भाषा, अरबी भाषा, स्पेनिश इत्यादि को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि इन भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वर्तमान चार्टर का पुनरावलोकन करने के लिए सदस्य राज्यों की एक सामान्य सम्मेलन महासभा के 2/3 बहुमत से बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये है आपका यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। मुझे आप इसी के माध्यम से बताओ कि आपको क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताना कि आपको कितना दिखाई दे रहा है और कितना सुनाई दे रहा है। व्हाट्सएप मैसेज। और कल भी अपन इसी टाइम 5 से 6 बजे तक आपकी क्लास होगी। जो बच्चे आज क्लास में जुड़े हैं वो कल निश्चित रूप से वापस जुड़ना। कल मैं आपको यूएनओ के कार्य समझाऊंगी सारे। और यूएनओ पे प्रश्न 100% आता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यूएनओ को अवॉइड कर दिया जाए। ठीक है, आपको कितना समझ में आया ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना। थैंक यू वेरी मच।